हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बीएड फर्स्ट ईयर का है, कोर्स 1, जिसका कि नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। और जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पर्सनालिटी असेसमेंट। पर्सनालिटी क्या होती है, इस चीज़ को आप पहले पढ़ चुके हैं, और इसीलिए आज हम समझेंगे कि पर्सनालिटी को असेस करने की क्या ज़रूरत है और क्या हम इसको असेस कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे आज। तो सबसे पहले तो हमें ये पूछना है और ये समझना है कि कैन वी एक्चुअली मेजर पर्सनालिटी, कैन पर्सनालिटी बी मेजर? सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी नीड टू बी आस्क्ड बाय एनीवन और टू आवरसेल्व्स। तो ये जो पर्सनालिटी है इसको मेजर कर सकते हैं या एसेस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसलिए सबसे पहले जो है यह समझना ज़रूरी है कि असेसमेंट और मेजरमेंट में क्या फ़र्क है। तो हम जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ हैं जिसको कि हम एसेस कर सकते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट्स ऑफ असेसमेंट। तो जब हम समझेंगे मेजरमेंट को लेकर, तो किन किन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। उन चीज़ों को जिसको कि हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। मेजर करने का मतलब या तो हम गिन सकते हैं, या उसका डेप्थ मान को हम मेजर कर सकते हैं, या उसके लेंथ को मेजर कर सकते हैं, या उसके मोटाई को मेजर कर सकते हैं, या उसकी ऊंचाई को मेजर कर सकते हैं, या उसके वेट को मेजर कर सकते हैं, क्या हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं जिसको कि हम मेजर करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि उन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं विच कैन बी क्वान्टिफाइड, जिसके साथ हम कुछ एक वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं। एंड अदर रिक्वायरमेंट इज दैट रिजल्ट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द पर्सन मेजरिंग। यानी कि अगर हम मेजर करें तो कुछ और कोई और मेजर करे तो कुछ और नहीं आना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए जो भी रिजल्ट्स हैं। हम उन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं जो कॉन्क्रीट है, जिसको कि हम देख सकते हैं। इसलिए कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को ही हम मेजर कर सकते हैं, और उन चीज़ों को भी हम मेजर कर सकते हैं जो फाइनाइट हो। जो इनफाइनाइट हो उसको हम मेजर नहीं कर सकते, उसको हम वैल्यू नहीं दे पाएंगे। और ये कुछ एग्जांपल्स है जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गए, डिस्टेंस हो गए, करंट का फ्लो है उसको हम मेजर कर सकते हैं, टाइम हो गया उसको हम मेजर कर सकते हैं, कितना सब्सटेंस हम ले रहे हैं उसको हम मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि दीज आर इजली क्वान्टिफाइबल। इसमें हम एक वैल्यू अटेस्ट कर सकते हैं। अब हम किन चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, यानी किन चीज़ों को हम एसेस कर सकते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। तो ज़रा इन चीज़ों के बारे में एक बार सोचिए। नॉलेज, इंटेलिजेंस, बिहेवियर, कैरेक्टर और पर्सनालिटी, क्या इन चीज़ों को आप मेजर कर सकते हैं? क्या ये क्वांटिफाइबल है? क्या ये क्वांटिफाइबल है कि आपके पास नॉलेज कितना है, कितना किलोग्राम है, कितना है? कोई टेस्ट है कि जो कि आपको मेजर कर सकता है कि आपके पास जो नॉलेज है वो एकदम फिक्स्ड है, इतना नॉलेज है आपके पास? या आपके इंटेलिजेंस को कोई मेजर कर सकता है क्या? या आपके बिहेवियर को कोई मेजर कर सकता है क्या कि आप इतना बिहेव करते हैं? आज आपने 4 किलोग्राम बिहेव किया, आज आपने 4 सेंटीमीटर बिहेव किया। इसमें इन सब चीज़ों या कैरेक्टर को मेजर करना ये पॉसिबल नहीं है। एंड दीज आर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। तो जहाँ क्वालिटेटिव है, जिसमें कि गुण है, तो उसको मेजर नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ हम एसेस कर सकते हैं, उसका हम आकलन लगा सकते हैं कि कितना है, एक के कंपैरिजन में दूसरा कितना है। इन सब चीज़ों का हम सिर्फ आकलन लगा सकते हैं, उसको एसेस कर सकते हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते, उसको कोई वैल्यू नहीं दे सकते हैं। एंड देयरफॉर दीज एस्पेक्ट्स, नॉलेज, इंटेलिजेंस, बिहेवियर, कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, they cannot be measured, they can only be assessed। फिर कुछ लोगों ने अलग अलग टेक्निक्स बनाए, एंड दे फाउंड आउट सम पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक्स, जिसको कि मेथड्स भी बोलते हैं, आप इसको टूल्स के रूप में भी जान सकते हैं। सो व्हाट वेर द टेक्निक्स और द मेथड्स यूज टू मेजर पर्सनालिटी असेसमेंट और हाउ टू मेजर पर्सनालिटी? So they categorized these techniques or method into three categories.
सब्जेक्टिव मेथड्स, ऑब्जेक्टिव मेथड्स एंड प्रोजेक्टिव मेथड्स। तो सब्जेक्टिव मेथड्स क्या है कि ये एक पर डिपेंड नहीं करता, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये यूनिवर्सल नहीं है। यानी मैं किसी पर्सनालिटी, बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक को जिस तरह से मैं मेजर करता हूँ, आप शायद उस तरह से नहीं मेजर करते हो। आपका जो नज़रिया होगा, जो तरीका होगा या जो आकलन होगा, वो बहुत अलग हो सकता है, भिन्न हो सकता है। तो ये सब्जेक्टिव हो गया कि जो मेजर कर रहे हैं उस तरह से उसका आकलन आ रहा है। दूसरा जो था ऑब्जेक्टिव मेथड्स, तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि ये इसको यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश की जाती है कि हम जो मेजर करें वो और आप जो मेजर करें वो, या हम जो एसेस करें वो और आप जो एसेस करें वो, दोनों का जो वैल्यू है, जो आकलन है, वो लगभग सेम हो। बट इसमें ये जो ऑब्जेक्टिविटी है, ये इट वॉज फाउंड दैट दिस वॉज नॉट देयर, इसमें बायसेस आ गए। और जो तीसरा था वो प्रोजेक्टिव मेथड्स है। प्रोजेक्टिव मेथड्स का मतलब हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम सिर्फ जान सकते हैं कि क्या हो सकता है, मतलब इसमें कोई कॉन्क्रीट वैल्यू नहीं दे सकते, सिर्फ हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बट व्हाट हैपन बिकॉज ऑफ द फॉल्स इन इट, खासकर जो ऑब्जेक्टिव मेथड्स थे, तो इसको चेंज कर दिया गया, इनको बहुत लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और जो नया टेक्निक्स, जो मेथड्स जो यूज किए गए, उसको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बांटा गया, एंड दे वेयर नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स एंड projective method. So simply they divided it into like two categories, projective and non-projective. तो प्रोजेक्टिव जैसा कि अभी हम बताएं कि इसमें कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं होता है। इसमें आप अपने परसेप्शन, अपने थॉट्स, अपने विचार को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट मे बी राइट, दे मे नॉट बी राइट। It entirely depends on individual or the parameters on which we are trying to assess a personality or any character, behavior or any individual. तो ये प्रोजेक्टिव हो गए। नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स क्या हो गए कि जिसमें थोड़ा कॉन्क्रीट वैल्यूज आता है। तो जैसे हमने बोला कि क्या आपने खाना खाया या नहीं खाया, तो या तो आपने खाया या नहीं खाया। तो ये क्या हो गया, इसमें बहुत कॉन्क्रीटनेस एक आता है, एक स्थिरता आती है वैल्यू में। यू कैन अटेस्ट अ वैल्यू टू इट कि ये सही है या गलत है। तो ये सारे जितने भी टेक्निक्स थे, इन सबको, ऐसे टेक्निक्स को नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स में डाला गया, और ऐसे टेक्निक्स या मेथड्स को जिसका कि सही मूल्यांकन नहीं कर सकते थे, उसको प्रोजेक्टिव मेथड्स में डाला गया। फिर अब हम समझेंगे कि कौन कौन से नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं जिसको कि यूज किया जाता है पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए। एंड ऑल दीज टेक्निक्स आर यूज टू असेस पर्सनालिटी। सो अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में हम इन टूल्स को, इन मेथड्स को हम यूज करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स to measure the personality, or sorry, to assess the personality. Personality cannot be measured. So to assess the personality, these are some of the techniques or the methods which are used by experts: observation, situation test, questionnaire, personality inventory, rating scale and interview. One by one we are going to see what these tools or methods are. सो फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑब्जर्वेशन। ये बहुत ही कॉमन, पॉपुलरली यूज्ड मेथड ऑफ असेसमेंट है। हम लोग सब बचपन से लेकर आज तक हम लोग इस मेथड को यूज कर रहे हैं। हम ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद जो है हमारी एक राय डेवलप होती है कि फलाना आदमी का बिहेवियर कैसा है, उसका पर्सनालिटी कैसा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट कैसा है। इनको हम ऑब्जर्व करके हम पता करते हैं। और ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये हम लोग बचपन से ही हम लोग करते आए हैं। बच्चे जो है बड़ों को ऑब्जर्व करके बोलना, एक्शन, बिहेवियर, सारा पैटर्न जो है वहाँ से सीखते हैं। और इनको दो भागों में बांटा गया है। वन इज़ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, और बाय बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोसेस यू कैन ऑब्जर्व समवन, कि हम दोस्त हैं, दो दोस्त हैं, हम साथ में हम मिक्स कर गए हैं और हम उसी में हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड, वेयर ऑब्जर्वर इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस डायरेक्टली। और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि आप छुपे हुए हैं, कहीं दूर से देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। या तो अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, आपको छुप के देखने की ज़रूरत नहीं है, आप कैमरा लगा दीजिए, आप उससे बिहेवियर को मॉनिटर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और बाद में फिर उसका असेसमेंट कर सकते हैं।
द नेक्स्ट वन इज सिचुएशन टेस्ट। ये भी जो है हम लोग बहुत बार एज ए स्टूडेंट भी हम लोग करते हैं और एज एन एडल्ट भी हम लोग करते हैं। तो सिचुएशन टेस्ट जो होते हैं कि इट्स काइंड ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट, जिसमें कि हम जो सब्जेक्ट है या जो लोगों को अलग अलग सिचुएशन में हम आर्टिफिशियली डिज़ाइंड सिचुएशन में उनको रखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका जो बिहेवियर है, इनका जो एक्शन है, इनका जो कैरेक्टर है, वो किस तरह का है, वो उभर कर सामने आता है। जैसे कि अगर कोई लालची है या नहीं, कोई ग्रीडी है या नहीं, तो हम कैसे उसको असेस करेंगे कि उसको हम ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हो सकता है कि हमने बहुत सारा पैसा कहीं छोड़ दिया और जानबूझकर गिरा दिया और जान रहे हैं कि हमारे पीछे वो आने वाला है, और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो आदमी क्या करता है उस पैसे को लेकर। या किसी आदमी को जो है बहुत सारा, उसको अगर खाना कोई अच्छा पसंद है तो हम उसको वो खाना उसके सामने रख दिए परोस कर, और हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो उस आदमी का जो है ग्रीड या लालच जो है वो उसके प्रति बढ़ता है या नहीं। या हम कोशिश कर सकते हैं ये असेस करने का कि उनका जो गुस्सा है अलग अलग सिचुएशन में कैसे आता है, क्या वो अलग अलग सिचुएशन में गुस्सा होते हैं या नहीं होते हैं, वो हम असेस कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशन हम आर्टिफिशियली क्रिएट करके। उसी तरह से हम ऑनेस्टी के बारे में, जैसे पहला केस था उसी उसी से रिलेटेड ऑनेस्टी भी है कि कौन कितना ऑनेस्ट है। या तो हम डायरेक्टली हम उससे हम बात करके भी हम जान सकते हैं, ऑब्जर्व करके भी जान सकते हैं, या हम अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करके और हम उनसे हम बाद में हम पूछे कि ऐसा हुआ था, तुमने क्या किया, तो वो बताएगा कि हमने ऐसा किया या नहीं किया। उससे आप पता कर सकते हैं कि वो आदमी ऑनेस्ट है या नहीं। या एम्पैथी, एम्पैथी यानी दूसरे के प्रति जो सहानुभूति है, दूसरे के फीलिंग्स को समझना, तो ये भी हम समझ सकते हैं लोगों को ऑब्जर्व करके या अलग सिचुएशन हम क्रिएट करके। हम देख सकते हैं कि कितना एम्पैथेटिक वो फील करता है दूसरों को लेकर। The next non-projective method और टेक्निक इज अबाउट इज क्वेश्चनायर, और ये भी एज ए स्टूडेंट आप बहुत यूज किए होंगे। अब जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हम इनको यूज करते हैं, और इसी से रिलेटेड है दूसरा पर्सनालिटी इन्वेंटरी। तो हम दोनों को साथ में हम समझने की कोशिश करेंगे और दोनों में क्या फ़र्क है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चनायर जो है वो ज़्यादा जेनरिक है, वो किसी भी प्रोसेस में हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चनायर को, ना सिर्फ पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए बल्कि और भी कोई अगर जानकारी मुझे लेनी है तो उसको लेकर हम यूज कर सकते हैं। और पर्सनालिटी इन्वेंटरी जो है ये काफ़ी स्पेसिफिक है, इससे हम पर्सनालिटी से रिलेटेड हम क्वेश्चन हम पूछते हैं। जो मेजर डिफरेंस दोनों में है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, जनरली क्वेश्चनायर में हम क्वेश्चंस पूछते हैं, और ये जो है वो सामने वाले को डायरेक्टेड रहते हैं, यू को संबोधित करते हुए, आप इसे फील करते हैं या नहीं। तो ये जो है सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के रूप में इसको प्रेजेंट किया जाता है। जहाँ की आप पर्सनालिटी इन्वेंटरी को देखेंगे तो ये फर्स्ट पर्सन यानी आपको लेकर ये क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं, और ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ज़्यादातर ये स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे कि आप देखें क्वेश्चनर में कि डू यू एंजॉय बीइंग अलोन या एट होम, तो ये आप उनसे पूछ रहे हैं, और वो भी जब इसका जवाब दे रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन या सेकेंड पर्सन के रूप में उसका आंसर दे रहे हैं। लेकिन जो इन्वेंट्री होता है वो भी क्वेश्चनर के जैसा ही होता है, इसमें हम स्टेटमेंट्स देते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत स्पेसिफिक है पर्सनालिटी को असेस करने के लिए। जो अगला नॉन प्रोजेक्टिव जो मेथड्स हैं वो है रेटिंग स्केल। इसको भी आपने बहुत इस्तेमाल किए होंगे। ये क्वेश्चनर सब जब बन जाता है तो डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी असेसमेंट में किया जाता है। बहुत तरह के जो पर्सनालिटी असेसमेंट उसमें आप देखेंगे, ये जो स्केल होता है रेटिंग स्केल, ज़्यादातर 3 तरह के रेटिंग स्केल्स यूज होते हैं। एक 7 पॉइंट रेटिंग स्केल जो आप पहला देख रहे हैं, दूसरा होता है 5 पॉइंट रेटिंग स्केल, और तीसरा है 3 पॉइंट रेटिंग स्केल। ये एग्जैक्टली इसी रूप में आप नहीं देखेंगे, जिस तरह का असेसमेंट हम करते हैं उस तरह के स्केल हम डिज़ाइन करते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है जिनसे कि हम पूछ रहे हैं स्टेटमेंट, उनको इन बिंदुओं के ऊपर वो उनको आंसर्स करना पड़ता है। जैसे कि आई एम फीलिंग गुड, कितना हम इसे सहमत हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा सहमत हैं, या जैसे आपने देखा हो कि रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं, ये बहुत सटीक उदाहरण वहाँ का होगा कि रेस्टोरेंट्स में आपको फीडबैक फॉर्म दिया जाता है, आपका जो खाना मिला, जो सर्विस है, जो एम्बियंस है, इन सब चीज़ों को रेट करने के लिए तो आप 1 से लेकर 7 तक को आपको रेट करना है कि 1 हो गया बहुत ही घटिया और ख़राब था, और एक्सीलेंट मतलब 7 हो गया जो कि बहुत शानदार था। आपकी जो फीलिंग है, जो असेसमेंट है
उस रेस्टोरेंट की या खाने की या सर्विस की, आपको 1 से 7 के बीच में जो आपके फीलिंग के करीब है उसमें आप असेस कर सकते हैं। उसी तरह से 5 पॉइंट स्केल को भी यूज कर सकते हैं, कोई कोई 3 पॉइंट स्केल यूज करते हैं। तो ये रेटिंग स्केल जो है ये अलग अलग सिचुएशंस को जो हमारे पर्सनालिटी का एस्पेक्ट्स है उसको रेट करने का कोशिश करते हैं। और जो आखिरी जो नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट जो आज हम बात करेंगे वो है इंटरव्यू। और ये भी आपने नायक मूवी तो आपने देखा होगा, जो अनिल कपूर जो है अमरीश पुरी का इंटरव्यू लेता है, तो वो भी क्या है एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इंटरव्यूअर जो है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसको सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत होना चाहिए, उसको अपने टोन सिचुएशन को हैंडल करने आना चाहिए, बहुत अच्छे से मॉड्यूलेट कर सके, बैलेंस कर सके। हो सकता है कि कोई ऐसे भी प्रश्न हो जो कि काफ़ी पर्सनल हो, तो जो आंसर देने वाले हैं वो शायद उनको अच्छा ना लगे। तो इसमें इंटरव्यूअर का बहुत बड़ा रोल होता है, हाउ ही और शी बिहेव्स वन सेल्फ एट दैट मोमेंट। तो इंटरव्यू बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट है। इसके भी कुछ मेथड्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं, और ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है क्वेश्चनायर और इन्वेंट्री के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि आप इंटरव्यूअर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप वेट कर सकें, या कोई क्वेश्चन अगर वो नहीं समझ पाए तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दूसरी जो इसके जो मेरिट हैं ये काफ़ी ऑथेंटिक होता है, क्योंकि आप सामने में उनसे जो पूछ रहे हैं वो आपको आंसर्स मिल रहा है, तो उसमें कहीं पर ऑल्टरेशन होने की चांसेस नहीं होती हैं। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट, सबसे बड़ा डिमेरिट्स है कि बहुत कॉस्टली है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ह्यूमन पावर इन्वॉल्व है। आपको किसी को भेजना इंटरव्यू लेने के लिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए, तो काफ़ी खर्च और खर्चीला ये प्रोसेस है। और इसमें जैसा कि बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इसमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस और नॉलेज और स्किल होना चाहिए इंटरव्यू लेने के लिए। आपने देखा ही होगा राजीव खंडेलवाल का सच का सामना, वो भी एक तरह से एक पर्सनालिटी असेसमेंट के रूप में वो इंटरव्यू को लेते थे ऑनलाइन पब्लिकली, और उससे भी बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन पर्सनालिटी के वो बाहर आता था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम प्रोजेक्टिव मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। और इसके जो जो प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव्स या एम्स जो होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी जो हमने नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स के बारे में जो पढ़ा, तो इन सारी मेथड से आपकी जो एक्सटर्नल बिहेवियर है वो बाहर निकल कर आएगा। आपका इंटरनल थॉट्स क्या है आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और आप उसको रोक सकते हैं बाहर आने से। लेकिन ये जो प्रोजेक्टिव मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट है, इसमें जो हमारा हिडन थॉट है, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, वो बाहर निकलने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये जो मेथड्स होता है इसमें कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं होता आंसर, और आपको ये नहीं मालूम होता है कि सामने वाला क्या सुनना चाह रहा है। आप जो भी कहेंगे उसके अनुसार से असेसमेंट होता है। तो देयरफॉर चांसेस ऑफ गेटिंग योर हिडन suppressed desire feeling and thoughts are very high through these projective methods। और इसीलिए इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इट स्ट्राइव्स टू डिस्कवर इनर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी जो सबकॉन्शियस माइंड में हिडन है। और हमने एल्पोर्ट की पर्सनालिटी जो ट्रेट टाइप था उसमें हमने पढ़ा था कि जो जो एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी होते हैं वो काफ़ी हिडन होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, जो हमारे एक्चुअल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। And this is where this projective technique is so helpful, because it helps us bring forth the unconscious, hidden or suppressed feelings, desires or emotions on the surface through these methods। And it strives to assess complete personality। जो नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है वो ज़्यादातर एक्सटर्नल पर्सनालिटी जो ज़्यादा पॉपुलर है, सीन है, उसको बाहर लाने का कोशिश करता है। लेकिन जो प्रोजेक्टिव मेथड्स और पर्सनालिटी असेसमेंट जो है, this helps us bring out the complete personality, internal as well as external factors controlling the personality। So we are going to look at some of the tools which are used in projective methods of personality assessment, and these are ink blots जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये काफ़ी important है। दूसरा जो है वेग पिक्चर्स, जिसको कि हम थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में यूज करते हैं। रैंडम वर्ड, जिसको कि वर्ड एसोसिएशन
के रूप में भी यूज करते हैं और इन कंप्लीट सेंटेंसेस. सो वी आर गोइंग टू सी ईच वन ऑफ देम वन बाय वन एंड सी हाउ दे आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग फोर्थ द कंप्लीट पर्सनालिटी असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. सो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है रॉर्शक का इंकब्लॉट पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट. और ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने क्या किया था कि एक 10 कार्ड्स बनाए थे और ये कम्प्लीटली इंक ब्लॉट है. ये जितने भी आप पिक्चर्स दिख रहे हैं ब्लॉटिंग्स हैं. ये डेलिबरेटली और पूरे कैलिबर के साथ ड्रॉ किए गए डिज़ाइंस नहीं हैं. ये रैंडम ब्लॉट्स हैं जो एक आकृति देता है अलग अलग तरह के, जिसको कि हम समझेंगे. और ये जो 10 कार्ड्स थे इसमें इन्होंने 5 ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स बनाए और 5 जो है कलरफुल कार्ड्स बनाए थे टू असेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी. इसमें होता क्या है उसमें उसको हम समझेंगे और इसके क्या क्या स्टेप्स हैं उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे. तो ये जो इंक ब्लॉट टेस्ट है रोशार्क का, ये इसमें 3 स्टेप्स हैं. द फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम कैसे इस टेस्ट को हम लेते हैं. दूसरा है स्कोरिंग एंड एनालिसिस, टेस्ट लेने के बाद इसकी स्कोरिंग कैसे हो और उसका एनालिसिस कैसा हो. और लास्ट पार्ट है इसका इंटरप्रिटेशन, कि अब हम स्कोरिंग एनालिसिस और टेस्ट हम ले लिए, अब हम इसको कैसे यूज करें अपने लिए या किसी कंपनी के लिए. सो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या होता है. सो देयर आर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी हैव टू बी केयरफुल. द सब्जेक्ट इज इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस टेस्ट, कि दिस टेस्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके पर्पस क्या है. और इसमें होता क्या है कि 1 by 1 कार्ड्स आर प्रेजेंटेड टू द सब्जेक्ट हु इज टेकिंग द टेस्ट और उनको समय दिया जाता है. आप जितना समय ले सकते हैं आप देखिए. और आपको फ्रीडम है कार्ड को आगे पीछे घुमाकर किसी भी एस्पेक्ट से आप कार्ड को देख सकते हैं. और जो टेस्ट जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हर चीज़ को नोटिस करते हैं. इसमें टाइम एक कांस्टेंट नहीं है, लेकिन टाइम को भी मॉनिटर किया जाता है कि कितने समय में जो सब्जेक्ट है वो टेस्ट का रिस्पॉन्स दे रहा है. एंड इट ऑल्सो लाइक keeps a record of your expressions, your positions, which way you are handling the card. All these aspects are taken care of during administration and they are closely monitored by the experts. Then the second step is about scoring and analysis. Scoring or analysis में there are 4 steps or 4 aspects हैं. What are they? We are going to discuss about them one by one. The first one is location, content, originality and determinants. We are going to discuss at length about all these 4 aspects. And the last aspect is interpretation. When we have already administered the test, we have taken the scores and analyzed as well. Now it's time for us to interpret. और जब हम इंटरप्रेट करते हैं इनके रिजल्ट्स को तो 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है. कि जैसे पहले भी बताया कि रिस्पॉन्स करने का जो टाइम था, जो ड्यूरेशन था वो कितना था, कितने रिस्पॉन्सेज कैंडिडेट ने किए और उनका रिस्पॉन्स करने का पैटर्न क्या है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे. जो लोकेशन, कंटेंट एंड ओरिजिनलिटी है इसके थ्रू ये पता चलेगा कि पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स क्या है. सो लेट्स अंडरस्टैंड scoring and analysis. So as we discussed, there are 4 aspects of scoring and analysis: location, content, originality and determinant. So again there are 4 aspects of location as well. ये क्या क्या है कि जब इंडिविजुअल जब रिस्पॉन्ड कर रहा है तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या देखते हैं कि कैंडिडेट किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है. तो इसमें 4 एस्पेक्ट्स हैं: W, कैपिटल D, स्मॉल d एंड स्मॉल s. ये क्या क्या है? ये डिपेंड करता है कैंडिडेट्स के रिस्पॉन्स करने के पैटर्न पर. यानी अगर कैंडिडेट अगर पूरा का पूरा पिक्चर को देख कर बता रहा है, पूरे पिक्चर को सिंथेसाइज करके अगर प्रेजेंट कर रहा है तो उसको हम W यानी होल से डिनोट करते हैं. और इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है हम आगे चलकर पढ़ेंगे. अगर कैंडिडेट जो है अगर मोटा मोटी जो डिटेल्स है उस पिक्चर में, उस इंक ब्लॉट में, वो अगर बता रहा है तो उसको हम D से, कैपिटल D से डिनोट करते हैं. अगर माइन्यूट डिटेल्स अगर हम बता रहे हैं उस पिक्चर में कि कैसे है, उसका पोजीशन क्या है, वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हर एक छोटे छोटे डिटेल्स को अगर हम रिस्पॉन्स के रूप में अगर बताते हैं तो इट इज़ डिनोटेड एज स्मॉल d. एंड द लास्ट पार्ट इज
स्मॉल एस, यानी जो आप देखे होंगे, जो पिक्चर आप देखिए ऊपर में, जो ये जो इंक ब्लॉट है इसके बीच में बहुत सारे वाइट स्पेस है। अगर कैंडिडेट वाइट स्पेस के ऊपर ज़्यादा अगर बोलता है तो उसको स्मॉल एस से हम डिनोट करते हैं। सो दिस इज अबाउट लोकेशन, यानी लोकेशन ऑफ द पिक्चर, कि पिक्चर के कौन से भाग के कौन से हिस्से को कैंडिडेट ऑब्जर्व करके बता रहा है, इस पर उसकी सारी रिकॉर्डिंग और एनालिसिस होती है। द नेक्स्ट वन इज कंटेंट, यानी कंटेंट इज व्हाट दैट इंडिविजुअल इज सीइंग इन द पिक्चर, वो देख क्या रहा है, उसको दिख क्या रहा है पिक्चर में। तो जैसे आप ये जो छोटा सा पिक्चर है उस पर आप देखें तो बहुत तरह की इमेजेस जो है आपको देखेगा। तो अगर जो कैंडिडेट है, जो रिस्पोंडेंट है, इफ ही सीज ह्यूमन इन द पिक्चर, और जब वो रिस्पॉन्ड करता है तो ह्यूमन के बारे में ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, सो वी डिनोट एच, कैपिटल एच। अगर उनको इन फिगर्स में एनिमल्स ज़्यादा और उसको ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है तो ए, कैपिटल ए लिखते हैं। अगर इन ऑब्जर्वेशन के साथ, यानी ह्यूमन और एनिमल के ऑब्जर्वेशन के साथ उसमें अगर कुछ डिटेल्स भी अगर वो बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ है, क्या है उसका एक्शन और बिहेवियर और अदर एस्पेक्ट्स, तब उसको हम एडी और एचडी से डिनोट करेंगे। अगर इसमें कुछ उसको नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, नेचर अगर उसको दिख रहा है अगर इन सारे पिक्चर्स में, तो हम एन, कैपिटल एन से। और अगर कोई इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, यानी कुछ ऐसा जो है शिथिल पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, अगर वस्तु अगर उसको पिक्चर में दिख रही है तो हम उसको ओबी से हम डिनोट करते हैं। कैसे इसका मूल्यांकन, कैसे इसका असेसमेंट होता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन टुवर्ड्स द एंड व्हेन विल कम टू इंटरप्रिटेशन। नाउ व्हाट इज द ओरिजिनलिटी। तो जनरली पिक्चर्स को अगर आप देखेंगे, अगर पहले वाले भी पिक्चर को अगर देखेंगे, जो 10 पिक्चर्स हैं, तो इसमें कुछ आकृतियां जो हैं, कुछ जो इसमें इमेजेस हैं, वो बहुत सामने उभर कर आती हैं, और ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं उन्हीं इमेजेस को रिस्पॉन्स के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे रिस्पॉन्सेस जो ज़्यादातर कैंडिडेट से आता है उसको हम कहते हैं पॉपुलर रिस्पॉन्सेस, कि कोई आकृति बार बार जो भी आ रहा है उसी को हम वो दोहरा रहे हैं कि हमें ये दिख रहा है, अगर ऐसा दिख रहा है। द सेकेंड वन इज ओरिजिनल रिस्पॉन्स, यानी इफ अ कैंडिडेट वो पॉपुलर रिस्पॉन्स के अलावा अगर कुछ अलग सा कुछ यूनिक उस पिक्चर के बारे में बताता है, देन ही इज एबल टू प्रेजेंट हिज ओरिजिनल व्यू। वो पॉपुलर व्यू में नहीं जा रहा है, कुछ वो यूनिक उसमें दिख रहा है और अपना व्यू को प्रेजेंट कर रहा है बाकी पॉपुलर व्यूज के अलावा, देन सच रिस्पॉन्सेज आर डिनोटेड एज ओरिजिनल रिस्पॉन्सेज एंड दे आर मार्क्ड एज ओ, एंड पॉपुलर रिस्पॉन्सेज आर मार्क्ड एज पी। एंड देन द लास्ट वन इज डिटर्मिनेंट। सो फाइनली जो है वो क्या क्या उसको दिख रहा है, किस किस एस्पेक्ट जो है इस इंक ब्लॉट के, उसको वो कैप्चर कर रहा है रेस्पोंडेंट, उसको है। जैसे कि अगर वो फॉर्म, यानी उसका जो आकृति है उसके चारों तरफ अगर उसका नज़रिया है, उसको अगर दिख रहा है तो उसको हम एफ से डिनोट करते हैं, यानी कैंडिडेट को फॉर्म दिख रहा है। अगर वो कलर पर वो ज़्यादा फोकस कर रहा है, अगर कलर बहुत प्रोमिनेंट होकर उनके रिस्पॉन्स में निकल रहा है, देन मार्क इट एज सी। अगर वो मूवमेंट की, अगर जो है जो भी आकृति और जो इमेजेस दिख रहा है एनिमल या ह्यूमन का, अगर उससे मूवमेंट से रिलेटेड अगर उसका रिस्पॉन्सेज है, खा रहा है, चल रहा है, एक्शन से रिलेटेड, देन वी मार्क इट एज एम। एंड अगर वो शेडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है कि उसका शेड ऐसा है, ये है, अलग अलग चीज़ों को, देन वी मार्क इट एज के। Now, after having understood these scoring and analysis, it is important that how we are going to use these scoring and analysis for our interpretation. So what happens, this entire scoring is represented in a tabular form, जिसमें कि सिंबल्स और फ्रीक्वेंसी को देखा जाता है। तो पहला जो कॉलम है वो आप देखें, फर्स्ट कॉलम जो है वो लोकेशन से रिलेटेड है, WDDNS। सेकेंड कॉलम जो है वो कंटेंट से रिलेटेड है। थर्ड कॉलम जो है आप देखेंगे कि वो पॉपुलर और ओरिजिनल रिस्पॉन्स जो है उसके ऊपर फोकस है। और जो नेक्स्ट है वो डिटर्मिनेंट्स है, कि वो FCM के इसमें से कौन से रिस्पॉन्स वो ज़्यादा दे रहे हैं। एंड नीचे में आपको फ्रीक्वेंसी लिखना है कि कितनी बार, जैसे 10 पिक्चर आपने कैंडिडेट को दिखाया, उसमें से कितनी बार उसने होल एनालिसिस किया, W, कितनी बार D, कितनी बार स्मॉल d, कितनी बार स्मॉल s। सिमिलरली फॉर कंटेंट एस्पेक्ट, उसको उसमें क्या दिखा, H दिखा, A दिखा, एनिमल दिखा कि ह्यूमन दिखा, या उसका डिटेल्स है या नेचर है,
ये सारे जो स्कोरिंग है इसको हम इसमें फिल करते हैं एंड देन वी स्टार्ट एनालाइजिंग और इंटरप्रिटिंग। तो इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहे हैं, जैसे कि अगर नंबर ऑफ डब्ल्यूज जो है इफ इट इज ग्रेटर देन कैपिटल डी और स्मॉल डी, तो पर्सन इज सेड टू बी मैच्योर, इंटेलिजेंट एंड हैज द एबिलिटी टू सिंथेसाइज, क्योंकि वो टोटलिटी में सब कुछ दिख रहा है। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर होल, अगर कैंडिडेट जो रिस्पॉन्ड कर रहा है इन टोटलिटी, पूरे पिक्चर्स को देखकर बहुत अच्छे से अगर एनालाइज करके सिंथेसाइज करके उसको बता रहा है, देन सच एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनैलिटी कम्स आउट टू द ऑब्जर्वर और द एक्सपर्ट्स दैट दैट इंडिविजुअल इज मैच्योर, इंटेलिजेंट एंड हैज द एबिलिटी टू सिंथेसाइज। अगर कोई इंडिविजुअल या रेस्पोंडेंट कलर पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, देन ही इज अज्यूम टू बी और बिलीव टू बी एन एक्सट्रोवर्ट, और अगर मूवमेंट पर जो ज़्यादा फोकस कर रहा है, ही इज अज्यूम टू बी एन इंट्रोवर्ट। सिमिलरली अगर शेडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं फोकस, या उनका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा शेडिंग के ऊपर आ रहा है लास्ट कॉलम फोर्थ कॉलम में, then that individual is believed to be filled with some kind of anxiety or like depression or some kind of inferiority complex that individual is feeling or undergoing। तो इस तरह से इन टेस्ट के थ्रू अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे एस्पेक्ट्स को ला रहा है जो कि नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स नहीं ला सकता। ये हमारे एकदम अंदर हिडन जो पर्सनालिटी है, जो थॉट्स है, जो फीलिंग्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, जो डिजायर्स है, जो इमोशंस हैं, उसको इन टेस्ट्स के थ्रू सरफेस पर लाया जाता है। एंड दैट इज व्हाई दिस टेस्ट इज सो इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल फॉर पीपल। इसके साथ जो है और भी बहुत सारे नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, जिसमें कि एक दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसको कि TAT के नाम से जाना जाता है। और मैं जब NDA SSB के बारे में अगर आपने सुना होगा तो वहाँ पर इन टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। एंड इनके बेसिस पर वो जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको असेस करते हैं। और 5 दिनों का SSB, 3 से 5 दिनों का SSB इंटरव्यू होता है, जिसमें कंप्लीट पर्सनालिटी का असेसमेंट होता है, फिजिकल एस्पेक्ट, योर इमोशनल एस्पेक्ट्स, द इन कंप्लीट टोटल पर्सनालिटी। और उसमें थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। ये होता क्या है, इट वाज डेवलप्ड बाय मुरे एंड मॉर्गन। और इसमें होता क्या है कि आपको इनकम्प्लीट पिक्चर्स जो है आपको दिखाए जाएंगे, वेग पिक्चर्स आपको दिखाए जाएंगे, और उस पर आपका जो थॉट है, जो विचार है, जो परसेप्शन है, वो आपको शेयर करना रहता है। एंड इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर परसेप्शन एंड इमेजिनेशन। इवन द कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट वी आर गोइंग टू टेस्ट योर क्रिएटिव and imaginative aspect of your personality, so you can think whatever you want to। और इसमें असेसमेंट कैसे होता है कि आपके जिस एस्पेक्ट को आप हाईलाइट करते हैं वो पर्सनालिटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को उन लोग ऑब्जर्व करके उनके जो पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस पर द एक्सपर्ट्स दे इवैल्यूएट एंड दे असेस इंडिविजुअल पर्सनालिटी। और इसमें 30 कार्ड्स होते हैं, लेकिन सारे कार्ड्स नहीं दिए जाते हैं। जनरली 20 कार्ड्स जो है मिक्स करके दिए जाते हैं, और इन 30 कार्ड्स में 10 जो है मेल्स के लिए होते हैं, 10 फीमेल्स के लिए, और 10 जो है मिक्स्ड होते हैं दोनों के लिए। और 10-10 कार्ड्स करके 2 सेशंस में जनरली कैंडिडेट्स को दिया जाता है। और अगेन आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप पिक्चर देखिए और इससे आपको स्टोरी बिल्ड करने रहते हैं। सो यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी विद इन द गिवन टाइम। आपको टाइम दिया जाएगा कि इतना आपका पास समय है, और उस समय के अंदर जो है आपको एक क्रिएटिव इमेजिनेटिव स्टोरी आपको प्रेजेंट करना है। इसका इंटरप्रिटेशन और इवैल्यूएशन कैसे होता है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसका स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन है। तो इसके कुछ की पैरामीटर्स हैं, लाइक 8-9 की पैरामीटर्स है, जिसको कि हम 1 बाय 1 समझेंगे। और जब आपको इस तरह के पिक्चर्स दिए जाते हैं तो इन पहलुओं पर आपका इंटरप्रिटेशन और असेसमेंट होता है कि आप हीरो ऑफ द स्टोरी हैं, आप किसको बना रहे हैं। जिसको आप हीरो ऑफ द स्टोरी बनाएंगे उससे जो है जो असेसर है वो असेस करता है कि किस तरह की पर्सनालिटी और किस तरह के विचार से आप रिलेट करते हैं। थीम ऑफ द स्टोरी जो आप सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर दे आर गोइंग टू असेस। स्टाइल ऑफ द स्टोरी, प्रेजेंटिंग और राइटिंग जो है उसके ऊपर। कंटेंट ऑफ द स्टोरी उसमें क्या है। टेस्ट सिचुएशंस कि आप कैसे सिचुएशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, और क्या क्या चीज़ जो है इन पिक्चर्स में से आपने ओमिट किया है और क्या क्या चीज़ आपने एम्फेसाइज किया है।
और जेंडर और पावर के बीच में जो आपका जो थॉट है और कैसे आप कंक्लूड करते हैं, तो इन बिंदुओं के ऊपर द एक्सपर्ट्स दे काइंड ऑफ इंटरप्रेट एंड असेस द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, and then they identify whether that individual is suitable for particular project or work or not. The next projective technique is also a very interesting one. This is called as WAT, word association test. इसमें क्या होता है, like the candidate is given series of words one by one and you have to kind of like respond or write one or few word response आपको देने हैं कि आप उन वर्ड से क्या समझते हैं. इसमें आपको बहुत कम समय मिलता है. जैसे कि आपको रेड बोला गया, रेड सुनते ही आपके दिमाग में जो वर्ड आता है कि रेड ब्लड या टोमेटो या जो भी आपके दिमाग में आता है, इसमें आपको सोचने का समय नहीं मिलता है. देयरफॉर ये आप उसी तरह से बोल पाएंगे जो आप उन्हीं वर्ड्स को आप बोल पाएंगे या एसोसिएट कर पाएंगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जो हिडन है, जो बहुत दिनों से जिस पर आप सोचते रहे हैं लेकिन वो बाहर नहीं आया. तो इसमें चूंकि आपको सोचने का समय नहीं मिलता है, देयरफॉर यू कैन नॉट मैनिपुलेट इट. व्हाटएवर इज देयर in your mind, in your subconscious mind, that will come out automatically. So similarly with knife and hen, like which are the other words that you associate yourself, and based on these association that you present, the experts are going to assess the personality. The next one is sentence completion test, also called as SCT. इसमें incomplete sentences दिए जाते हैं and you have to complete sentences using few words. लाइक आई एम वरीड ओवर, तो आप जो भी आप कहेंगे कि आई एम वरीड ओवर लाइक वट एवर थिंग्स, जो पैंडमिक है उसको लेकर या दूसरे जो हालात हैं या जो दूसरे सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशन उसको लेकर या किसी इंडिविजुअल के लेकर. एंड बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्सेज अगेन द एक्सपर्ट्स आर गोइंग टू आइडेंटिफाई एंड असेस योर पर्सनैलिटी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी you have. So these are some of the projective and non-projective techniques that we have seen so far, and towards the end we are going to see and evaluate what are the merits and demerits of these projective techniques. So जैसे कि अभी हम लोगों ने देख रहा था कि इन projective techniques के scope बहुत ज़्यादा है, क्योंकि like it finds out our true or like true aspects of our personality which is subconsciously hidden in our mind. It has been there, it has been governing our actions, but it doesn't come out to people easily. So therefore, like such kind of projective techniques, they help identify the true or complete personality of an individual. It is to a great extent it is independent of biases, क्योंकि इसमें मैनिपुलेट करने के स्कोप नहीं होते हैं. और वही जैसा कि मैंने बताया फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन, क्योंकि इसके जो पैरामीटर्स हैं आपको उसी पर असेस करने हैं. इसमें इंडिविजुअल का मैनिपुलेशन और बायसेस नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ग्रेट एक्सटेंट तक इसमें बायसेस आ जाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग जो हैं इसके एक्सपर्ट और स्किल्ड हैं. तो जो इसको इवेलुएट और इंटरप्रीट कर रहे हैं उनके बायसेस पर भी डिपेंड करता है. इट अनकवर्स हिडन एस्पेक्ट्स, इट ब्रिंग्स फोर्थ हिडन पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, और ये सबके लिए बहुत यूजफुल है, जो एसेस कर रहा है उसके लिए और जो इंडिविजुअल है उसके लिए भी, बिकॉज यू गेट टू नो योर हिडन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, जिससे कि हम अक्सर हम रूबरू नहीं होते हैं या फेमिलियर नहीं होते हैं. एंड इट ऑल्सो लाइक वंस यू गेट टू नो व्हाट आर योर बिहेवियर्स, तो आप अपने पर्सनालिटी को मोल्ड या चेंज करने की कोशिश भी कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हैज सम डिमेरिट्स, वेरी वेरी कॉस्टली, इवन कॉस्टलियर देन इंटरव्यू, क्योंकि इसमें जो एक्सपर्टीज़ है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और बहुत कम लोग क्वालिफाइड हैं जो कि इस तरह के टेस्ट्स को एडमिनिस्टर और एसेस और इंटरप्रीट कर सकते हैं. तो इसलिए इट्स वेरी कॉस्टली, वेरी टाइम कंज्यूमिंग एज वेल. बहुत ज़्यादा समय लगता है, जैसा कि आपने देखा होगा, इतने एस्पेक्ट्स हैं इसके, बहुत कम इसके एक्सपर्ट्स हैं, तो इसलिए भी टेस्ट लेना इतना आसान नहीं होता है. और इसका इंटरप्रिटेशन, जैसा कि अभी हम मेरिट्स में भी बात कर रहे थे, कि बहुत कम एक्सपर्ट्स होते हैं और अगर कम क्वालिफाइड होंगे तो उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत लार्जली जो है वेरी करता है. बट मोर और लेस इट्स अ वंडरफुल टेक्निक टू completely assess the personality of an individual. And with this we come to an end of this topic. Thank you so much.